हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस को देखना शुरू कर चुके हैं। ये कक्षा आज से शुरू किया हूँ कि प्रीवियस ईयर सॉल्व को पूरा समझाऊं पहले, ताकि आपके अंदर मैं चाहता हूँ संग संग पढ़ाई के संग संग लिखने की भी तमीज़ आए। बार बार वीडियो को समझें, बार बार मेरे लिखे को पढ़ें और डिस्कस करें। कोई भी दिक्कत हो तो बात करें। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे को बताएं इस मुहिम के बारे में कि क्या है ये, और यही सहयोग मुझे चाहिए ताकि मैं इस संकल्प को पूरा करूं कि हिंदी मीडियम में नंबर कैसे कम आएंगे। ये मेरी बहुत पुरानी एक इच्छा है और इस इच्छा पे मैं कर्म कर रहा हूं, और जिससे आपका, चूँकि माना गया है कि इच्छा ही कर्म है और कर्म ही भाग्य है, तो भाग्य तो आपका संवर्धित होगा और कर्म मैं कर रहा हूं। तो पेपर 4 में पहला क्वेश्चन है सेक्शन 1 का, पहले से ही शुरू कर रहा हूं। प्रतिदिन एक क्वेश्चन बताऊंगा और बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं। देखिए, भारत में कॉरपोरेट शासन के संदर्भ में नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का सीधा मतलब है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस, उदारीकरण के राज्य में हम, और जितना पब्लिक सर्वेंट इंपॉर्टेंट है उतना ही कॉरपोरेट गवर्नेंस की जरूरत है। तो इसमें उदाहरण के साथ हमें बताना है कि इनके रेफरेंस में नैतिक ईमानदारी यानी इंटीग्रिटी, मॉरल इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल इफिशिएंसी, दो चीज को हमें समझाना है। पहला समझाना है मॉरल इंटीग्रिटी यानी मॉरल नैतिकता या ईमानदारी, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी या सत्यनिष्ठा, मॉरल सत्यनिष्ठा और प्रोफेशनल इफिशिएंसी। चूंकि कॉरपोरेट केवल और केवल इन्हीं दो से गाइड होता है। यही दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि कॉरपोरेट का ग्रोथ एक अद्भुत कहानी पूरे संसार में लिख रहा है और बहुत ही इथिकल अब माना जाता है। आप देखते हैं कि किसी भी कॉरपोरेट सीईओ के बयान से या उसके किसी भी ऐसे एक्शन से पूरी दुनिया के जो अर्थतंत्र है उस पर प्रभाव पड़ता है। एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट उससे प्रभावित होता है। तो खैर, चलते हैं उत्तर देखने। लिखें इंट्रो। पहले एक ऐसा इंट्रो होना चाहिए, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, तो उसमें बात को आप स्टार्ट करें। मतलब आप एक डिबेट में जा रहे हैं तो डिबेट की शुरुआत करें और आगे उसी को बॉडी के अंदर उसको डिस्क्राइब करें और अंत में अपना निष्कर्ष दें। अब चूंकि ये उदाहरण सहित पूछ रहा है तो बॉडी के अंदर आपको यहां पे एक केस स्टडी देना ही होगा, एक एग्जाम्पल आपको अच्छा देना होगा। आप बहुत सारे दिल्ली में हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन चलिए पहले देखते हैं मैंने क्या लिखा है। तो मॉरल इंटीग्रिटी, नैतिक ईमानदारी का सबसे बड़ा पैरोकार भारत के संदर्भ में बात करें तो पूज्य महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के शब्दों में हर हाल में मानक आचार, व्यवहार, मूल्यों, सिद्धांतों और सत्य और अहिंसा का पालन करना ही नैतिक निष्ठा है। इनके लिए क्या नैतिक ईमानदारी है गांधी के लिए? हर हाल में मानक आचार, स्टैंडर्ड बिहेवियर, वैल्यूज, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, सत्य और अहिंसा। तो ये कॉरपोरेट के लिए भी लागू होगा, क्योंकि ये क्या है, सार्वभौमिक नैतिकता की बात है। इस नैतिकता को किसी कंडीशन में नहीं रहना है, ये किसी मनुष्य में ये होना ही चाहिए, तो कॉरपोरेट में भी होगा, सीधा सा तर्क। दूसरा, मैंने पीटर ड्रेकर का उदाहरण लिया, चूंकि इफिशिएंसी की बात है। तो एक मैनेजमेंट गुरु हैं
इन्होंने बड़ा अच्छा लॉजिस्टिक में काम किया, पीटर ड्रकर। इन्होंने कहा, महान प्रबंधन गुरु या फादर ऑफ मैनेजमेंट, पेशेवर दक्षता पर इनका क्या कहना है? दो चीजें क्लियर क्रिस्टल है कि एक मॉरल इंटीग्रिटी और एक प्रोफेशनल इफिशियंसी। किसी व्यक्ति या प्रबंधन में शामिल सभी लोगों को पूरी सजगता, पूरी बुद्धिमत्ता और प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड का जो हिंदी है प्रतिउन्मतित्व, उससे बेहतर है अंग्रेजी लिखना प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम ऑफ नहीं लिखते हैं, ऑफ माने हो जाता है बत्ती गुल, हम यहाँ पे ऑफ है, ऑफ आप लिखिए। ये ट्रांसलेशन के चलते तो सबसे ज़्यादा सिविल सर्विस को नुकसान हुआ है। एक किताब ओरिजिनल नहीं है और उल्टा सीधा ट्रांसलेशन, बच्चे वही छापते हैं। तो दो तर्क को लेके चलेंगे, चूंकि इथिक्स का पेपर कहीं आपको इजाज़त नहीं देता है, और निबंध भी, कि मनमाना कीजिए, जो मन में आए आप लिख दीजिए, उसको कोई नहीं मानेगा। लेकिन आप जब दो नाम यहाँ पे डाल दिए तो किसी की औकात नहीं है कि आपकी कॉपी को नहीं पढ़ेगा, और इतना ही पे आपको जो मिलना था मिलने का एक विधान, एक रचना बन जाएगा, आगे पढ़ेगा और नंबर देके निकलेगा। अच्छा, और अंग्रेजी शब्द को सदैव अंग्रेजी में भी लिखिए, रटिए इसको, स्पेलिंग को, ताकि उसको लगे कि हिंदी वाला नहीं भी हो, पीटर ड्रकर, अरे इफिशियंसी ऑटोमेटिक समझ जाएगा, गांधी मॉरलिटी। तो दो स्कॉलर को मैं यहाँ पे लाके दोनों टर्म को हमने डिफाइन कर दिया, उसको परिभाषित कर दिया। अब हमने बॉडी में लिया है, दिल्ली मेट्रो रेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं टोयोटा मोटर का केस स्टडी बहुत अच्छा लगता है मुझे। 25-30 साल से मैं इस पे बहुत काम करता रहता हूँ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर मेरी रुचि अलग से है, या बहुत सारे इथिक्स की किताब है। तो मैंने आज टोयोटा मोटर का एग्जाम्पल लिया। कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था में टोयोटा मोटर पूरे विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ ग्राहक संघ कर्मचारियों के बीच सदैव नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता का पालन होता है। टोयोटा आचार संहिता है, इसका स्पष्ट रूप से वर्णित है कि प्रत्येक कार्य करने वाले अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करें और अपनी दक्षता और क्षमता से सदैव व्यवसायिक प्रदर्शन में सुधार करें। और आज इसका परिणाम विश्व के सामने है। संसार की जितनी वाहन कंपनियां हैं वो सब टोयोटा का केस स्टडी करती है। मजेदार बात है कि वो सब इनसे पुरानी है, सब इनसे पुरानी है, लेकिन टोयोटा का केस स्टडी सब करती है। टोयोटा क्लेम करती है कि गाड़ी चल गई तो घर पहुंचाएगी, मेंटेनेंस बहुत कम, इफिशियंसी इतनी ज़्यादा इंजन की कि मत पूछे। दुनिया में टोयोटा ने तहलका मचा दिया। इतनी बड़ी पहली मतलब इतनी पुरानी फोर्ड कंपनी नहीं टिक सकी टोयोटा के सामने। उसने अपना दो महत्वपूर्ण ब्रांड टाटा ने बोली लगा के खरीद लिया, और जिसको लैंड रोवर और जागुआर के नाम से आप जानते हैं। तो टोयोटा 83-84 साल पुरानी कंपनी, 86 साल 1937 में स्थापित, और सारे वाहन कंपनियों पे भारी है। किसके चलते? तो अपनी पेशेवर दक्षता और मॉरल सत्यनिष्ठा। निष्कर्ष में फिर इसके बाद निष्कर्ष, चूंकि इथिक्स के पेपर में पूरा पेपर लिखना बहुत कठिन है, टाइम कम है, बहुत सोचना है और बहुत लंबा पेपर है, इसलिए एक शब्द कम लिखिए लेकिन ज़्यादा मत लिखिए। निष्कर्ष, यकीनन नैतिक ईमानदारी वाले लोग को समाज भी सम्मानित नजरों से देखता है, क्योंकि इस श्रेणी के लोग विषम परिस्थितियों में भी अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं, यानी अभाव में भी स्वभाव नहीं बदलते हैं। कॉमन आदमी अभाव में स्वभाव बदल देता है। पेशेवर दक्षता के अंतर्गत शामिल लोग समय का उचित प्रबंधन, संसाधनों का उचित दोहन, मतलब द रियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम देते हैं, हाई क्वालिटी रिजल्ट देते हैं। ये हुआ, और अंत में इसमें मैंने लटका दिया एक बड़ा सुंदर लटकू, जिसको देखकर एग्जामिनर हिंदी का होगा तो प्रसन्न हो जाएगा।
भारतीय ज्ञान परंपरा में और हमारे पौराणिक साहित्य में, पुराण में एक चर्चा है एक व्यक्ति की, जिसको हम सब जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र। वो कहीं ना कहीं मानक नैतिकता के लिए ही वो कहानी गढ़ी गई है। तो हमने अंत में जोड़ दिया कि भारतीय ज्ञान परंपरा में राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता के लिए श्रेष्ठ है। आप सब जानते हैं कि सपने में उन्होंने अपना राज्य दे दिया और खुद वो बनारस के जो लोग लाशों को जलाते हैं, डोम राजा के पास जाकर नौकरी करने लगे। रात को खुद उनकी पत्नी आई, उनके पुत्र को सब्या लेके आई, वो सांप काट लिया था रोहतास और वो मर चुका था। उन्होंने कोई समझौता न नैतिक ईमानदारी से की, न पेशेवर दक्षता से, बिना कफन के कपड़ा लिए हुए, और उसको अपनी सारी आधा उसमें से फाड़ के देना पड़ा, तब जाके दाह संस्कार हुआ। उसके बाद जो मिला, जो कहानी सिखाती है। तो बस इतना अगर लिख दिए और तब समझेगा कि पूरी पकड़ इसको सब्जेक्ट पे है, पूरा क्वेश्चन को समझता है और ये आदमी बहुत अच्छा करेगा। ये इसे आईएएस बनाया जाए, आपके साथ पूरा ब्रह्मांड षड्यंत्र करेगा। जो अल्केमिस्ट में कहा गया है कि आगे बढ़ो और तुम कुछ भी संसार के लिए रचनात्मक करोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए षड्यंत्र करेगा। तो यही कंडीशन लागू होगा। षड्यंत्र शब्द यहाँ पे निगेटिव सुनने में लगता है, लेकिन इसकी डिबेट की कहानी बताऊंगा। चूंकि उस किताब के अनुवाद से मैं जुड़ा हूँ, मेरे पूर्व संपादक स्वर्गीय कमलेश्वर जी ने वो काम मुझे ही दिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कॉन्स्पिरेसी का षड्यंत्र यहाँ होगा। चूंकि षड्यंत्र में वो ऊर्जा है एक तरह से कि पूरा कायनात षड्यंत्र कर रहा है, मतलब उसका दिस में और दैट में फेवर करने को है, इसलिए इस शब्द का कोई विकल्प नहीं था। मैंने कहा जी गुरुजी, जो आप कहेंगे वही सत्य होगा। तो जय हिंद। चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब करें यार, मेरी ऊर्जा कहाँ से बढ़ेगी। मेरे लिए भी आप कुछ षड्यंत्र करो, कुछ फैलाओ ना इसको, क्या देख रहे हो। जय हिंद।